सर आजकल हम लोग सोसाइटी में देखते हैं कि लोगों का कहना होता है कि रेडिएशंस का, चाहे वो रेडिएशंस ये टावर का हो गया है या डिफरेंट डिफरेंट जो इतने सेट्स माइक्रो सेट्स वगैरह आ रहे हैं, चाहे मोबाइल्स का हो गया है, सारी चीज़ों का उसका दैनिक जीवन पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और उसके साथ साथ लोगों में डिप्रेशन वाला केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सोसाइटी में। क्या कहना चाहेंगे, जो लोग ग्रसित हो गए हैं उन्हें कैसे उबरना है, और जो लोग स्वस्थ हैं उनको इन चीज़ों में नहीं पड़े उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेंगे सर? देखिए, अभी रेडिएशन का तो असर होता ही है, सामाजिक जीवन पर असर होता ही है। भले हम लोगों के जीवन पर असर दिखाई नहीं पड़ रहा हो या दिखाई पड़ भी रहा हो, लेकिन पशु पक्षी में तो असर हम लोग को देख चुके हैं। स्पैरो चला गया, हाँ, जो कि हम लोगों के घर में उसको भगाते भगाते परेशान रहते थे। हाँ, अभी अब कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। तो जो गिद्ध लोग होते थे, मैंने पूरा ताड़ का पेड़ जो है वो खाली गिद्ध ही दिखाई पड़ता था, वो समाप्त हो गया। अब बचपन में हम लोग देखते थे एकदम उड़ रहा है वो पूरा आकाश में, अब दिखता ही नहीं है। सही बात है। तो असर तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों के जीवन पर कितना पड़ रहा है। हालांकि आदमी का जो लाइफ है, अच्छे साइंस के साथ, अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ, अच्छे देखरेख के साथ, है ना, लाइफ लोगों का बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। पहले का जो रेडिएशन का था वो था, कम ही लोग जीते थे, अभी ज्यादा दिन तक जिंदा रह रहे हैं। तो अब मनुष्य के जीवन पर कितना पड़ रहा है, आंखों पर पड़ रहा है, आंखों पर पड़ रहा है, और कुछ ब्रेन पर। लेकिन ब्रेन पर रेडिएशन से ज्यादा हमको लगता है कि इस मोबाइल के चलते पड़ रहा है। कि आदमी, अगर हम लोग 3 आदमी, इवन हस्बैंड और वाइफ, इवन न्यूली मैरिड हस्बैंड और वाइफ, अगर बेड पर बैठा हुआ है तो दोनों अपना अपना मोबाइल देख रहा है। ट्रू, इट्स ट्रू, है ना। तो एक ये आदमी को आदमी से अलग कर रहा है, समाज से आदमी को अलग कर रहा है, समाज बनने ही नहीं दे रहा है। तो ये इस मोबाइल का बहुत बड़ा डिप्रेशन में लोगों को जाने का ये हाँ, कारण। और जब आप वो, ये टाइम नहीं है, किसी से बात करने का टाइम नहीं है, आपको फील्ड में जाके दौड़ने का टाइम नहीं है, आपको खेलने का टाइम नहीं है ना, तो डिप्रेशन में तो जाना वाजिब है। क्यों नहीं जा रहे हैं डिप्रेशन में, ये आश्चर्य। और मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ कि अगर हमारे पास दिन भर में 25 मरीज हमने देखे हैं, तो उसमें से 50% मरीजों को हमने कहीं न कहीं डिप्रेशन की दवा हम लिखते ही, एटलीस्ट तब तक जब तक कि वो एकदम ठीक नहीं हो जाता। सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने के बाद इतना एबनॉर्मल सिम्टम्स लेकर के आएगा, और उसको सिर्फ प्रिवेंट करते हैं एक छोटा सा कहीं एंजियोलिटिक ड्रग लेते। तो डिप्रेशन के शिकार बहुत लोग हैं। और अगर कोई कहीं किसी डॉक्टर के पास, मैंने सीरीज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन उसके पास है, यहाँ भी देखा है, यहाँ भी देखा है, सर हमारा ठीक ही नहीं हो रहा है, तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि आदमी डिप्रेशन का शिकार है, और कहीं न कहीं उसी तरह का प्रॉब्लम उसको है, और हम वही ढूंढने का कोशिश करते हैं कि किस तरह का डिप्रेशन उसको है। इरेगुलर लाइफस्टाइल सर, बहुत ज्यादा अपने जीवन से एक्सपेक्टेशंस रखना, हाँ, फैशन की दुनिया में ज्यादा विश्वास हाँ, करना, ये सब भी सपनों की दुनिया में ज्यादा जीना डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। कि कार्य पर कम ध्यान देना, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखना, जो हकीकत जो है उससे दूर होकर के आप सपनों की दुनिया में जो, इसकी चपेट में युवा भी आ रहे हैं। डिप्रेशन का सर मेडिसिन से इलाज संभव है, लेकिन वो तो टेम्पोररी ही ट्रीटमेंट में होगा। आप जिस कारण से डिप्रेशन में गए वहां से दूर नहीं रहते हैं, आप लोगों से संबंध नहीं बनाते हैं, दोस्त नहीं बनाते हैं, अपने घर में अपने लोगों से बातचीत नहीं करते, अपने बच्चों के साथ खेलते नहीं है, परिवार दोस्तों के साथ फुटबॉल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो डिप्रेशन के शिकार होंगे। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सर परिवार के, दोस्तों का, रिलेटिव्स का बहुत बड़ा रोल है, बीच में मिलता है। तो कहीं न कहीं हम संयुक्त परिवार को फिर से देना पड़ेगा प्रमुखता, बिल्कुल, है ना। एकल परिवार के ज्यादातर लोग डिप्रेशन में जाते हैं, और अगर संयुक्त परिवार में आप रहेंगे तो खास करके इन सब चीजों से दूरी आपकी बनी रहेगी। अभी तो हम लोगों के घर में, हमारा तो घर जो आप देखे ही है, 5 फ्लोर है, इसमें 5 भाई हम लोग, हर फ्लोर में एक भाई है। और
ऐसे सब लोग अपना, सबका अपना अपना काम है, अपने काम में बिजी रहता है। लेकिन जिस दिन भी छुट्टी होता है उस दिन सब भाई हम लोग एक जगह, क्या बात और खाना भी एक ही जगह बनता है। है। कोई फेस्टिवल है, होली है, कल मेरा बर्थडे था तो मटन बना धीरो के यहाँ। केक कटा केक कटा मेरे घर में, है ना। That's the beauty of दीपावली जब होगा तो सुबह का नाश्ता जो है पप्पू के यहाँ होगा, दिन का वाह। खाना धीरो के यहाँ। वाह। इस तरह का चीज, और बैठ के गप मारते हैं, है ना। तो आदमी को कहाँ से कुछ इधर उधर सोचने की चीजें हाँ, हैं, हाँ। वो पॉजिटिव हार्मोन्स स्वाभाविक रूप से निकलेगा और हमेशा सकारात्मक की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेगा। बस बस। तो ये सारी चीजें सर को फिट करने में काफी हेल्पफुल है। सब बनना तो चाहते हैं सुनील बाबू, लेकिन कहानी पीछे का जाने कि कितना तपते हैं और उस कर्तव्य पथ पर लंबे समय तक चलते आ रहे हैं। तो आज इनकी ऐसी फिटनेस है, ईश्वर से कामना करते हैं कि सर 70वां आज ही इंटर किए हैं, कल ही इनका बर्थडे था, ध्यान नहीं रहा, कल पॉडकास्ट हो जाता तो केक भी काट लेते, बड़ा मजा आ जाता। खैर सर, ना एक क्वेश्चन सर बड़ा संवेदनशील है, जानना चाहता हूँ कि एज ए चिकित्सक, मैं भी चिकित्सक हूँ, सोसाइटी में जब सुनते हैं कि डॉक्टर ईश्वर है, अच्छा लगता है सुन के और मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे कार्य करें, लोगों को हमसे हेल्प हो, लोग हमसे लाभान्वित हुए, देश हमारा तरक्की करे, हमारा अच्छा रोल हो। अलग अलग जगहों पे जहां जाते हैं, शहरी ग्रामीण सब जगह, अरे सेकंड गॉड है, भगवान भी गॉड। बट अगर हम दूसरे पार्ट में लें, कभी बुराई भी सुनने को मिलता है, अगर ये डॉक्टर तो डकैत हो गया है, ही इज चार्जिंग टू मच। कैसे उबरते हैं सर इन सब चीजों से? मैं भी एक चिकित्सक हूँ, जब कई बार इस तरह की चीजें, किसी को पर्सनली मैं नहीं ले रहा हूँ, किसी एक चिकित्सक को, चाहे कोई भी हो, लेकिन ये चीजें मैं सोसाइटी में सुनता हूँ कि डॉक्टर्स तो आज के डेट में डकैत हो गया है, बहुत पैसा लेता है, अननेसेसरी ये करता है। इन चीजों को जब एक अच्छे चिकित्सक के रूप में हम लोग सुनते हैं, मेंटली थोड़ा परेशान होते हैं, कैसे उबरते हैं और दूसरे चिकित्सकों को क्या सलाह देना चाहिए कि अगर इस तरह का कभी सिचुएशन होता है तो आपको क्या सोच करके आगे बढ़ना चाहिए? कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेट तो करता है। मैं तो इन चीजों को कई बार सुना हूं, तो मुझे ऐसा लगता है, आप सीनियर हैं, आप हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, 36 साल का एक्सपीरियंस रहा है, गार्जियन स्वरूप भी हैं, और भी चिकित्सकों को, जूनियर चिकित्सक को क्या सलाह देना चाहिए इस तरह की चीजों को? हम उस युग में पैदा लिए जो उभयनिष्ठ युग कह सकते हैं, कि हमने वो युग भी देखा है जो कि दिन रात डॉक्टर जो है खूब मेहनत से काम करते थे, और एक जो फी ले लिया उन्होंने, वही उनका जो है वो संपत्ति हुआ। उसमें मरीज जब तक मिलते रहे वो भेंट करते रहेगा और पर बढ़िया से बात करते रहे। और हम डॉक्टर एनपी झा को देखें, है ना, कभी उनसे जो है क्लिनिक में कोई जाकर के दिखा लिया और उसके बाद जो है कहीं मुलाकात हो गई, सर हमारा दवाई लिख दिए, तो मैंने सेवा भाव तो होना ही चाहिए, और लोग सेवा भाव लेकर के ही डॉक्टर जो है डॉक्टर के रूप में आप सम्मानित होइएगा। और अब अर्थ का युग अभी आ गया है, और जो साइंस के हिसाब से साइंस बढ़ा, साइंस के साथ जो है टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेक्नोलॉजी के साथ जो है जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई इस टेक्नोलॉजी में, और उन सबको अर्न करना है, वो अर्न करना है मशीन से। मशीन कौन खरीदेगा? तो डॉक्टर खरीदेगा। डॉक्टर कहाँ से पैसा लाएगा? तो मरीज से वसूल। तो ये कुछ कंफ्यूजन भी है और कुछ ये सत्य भी कि पहले के युग में एक चाकू, एक सीजर, कुछ इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास में है तो कोई भी ऑपरेशन हो जाएगा। 10-12 इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास में है, कोई भी ऑपरेशन हो जाएगा। अभी के युग में जो है हाईटेक युग आ गया, वो पुराने पद्धति से कोई भी सर्जरी नहीं कराना चाहता है, पुराने पद्धति से कोई भी इलाज नहीं कराना चाहता है। सब चाहता है कि मेरी पूर्ण सुरक्षा हो, मॉनिटर लगा रहे, जहां हम रहें मॉनिटर लगा रहे, एसी रूम लगा रहे। इन सब चीज़ों का कॉस्ट पड़ता है, और लेकिन कॉस्ट भी उचित होना चाहिए। अब कोई अनाप शनाप अगर लेकर के पेशेंट को झूठ बोल करके, गलत डायग्नोसिस करके, गलत बात बता करके अगर पैसा लेता है तो बात तो बुरा जरूर है, और ये कभी डॉक्टर के लिए ठीक नहीं। कहीं ना कहीं सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का
मेडिकल क्षेत्र में एंट्री, जो नॉन मेडिकोस वगैरह बहुत जगह पर मैनेजमेंट देखते हैं, चिकित्सक तो अपना कार्य कर ही रहे हैं बहुत जगह एक फिक्स सैलरी पर, बट मैनेजमेंट किसी और के हाथ में है। क्या वहाँ से थोड़ा डॉक्टर का जो वो है न श्रेणी में वो डिफेम हो रहा बताते है? हैं ना कि जैसे अगर हम अभी मुंगेर छोड़ करके अगर पटना में मेदांता ज्वाइन कर लें तो अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर हम दिन भर में 5 सीटी स्कैन नहीं लिखते हैं, 5 MRI नहीं लिखते हैं, है ना, तो हम 2 महीना वहां टिक नहीं पाएंगे। हमको एक टारगेट दिया हुआ रहता है कि आपको इतना इन्वेस्टिगेशन लिखना है। ये कॉर्पोरेट में होता है, ये सत्य है, ये सत्य है। जो भी डॉक्टर वहां रहेंगे वो तभी टिकेंगे जब उनके मैनेजमेंट की बातों को मैनेजमेंट के बातों को माने। ये तो सत्य है, कटु सत्य है ये। और बहुत बार हमारी मजबूरी भी है कि उतना मशीन, उतनी व्यवस्था कोई एक प्राइवेट आदमी के पास में नहीं हो सकता है, तो लोगों को मजबूर होकर के जाना भी पड़ता है। तो ये आर्थिक युग है अब इसमें। और कुछ जो पॉलिसी वाली कंपनियां जो हेल्थ इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें हैं, उनकी एंट्री होने से भी कई बार क्या जो एक्चुअल डॉक्टर हैं जो बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, अपना बिल्कुल कर्तव्य अच्छी निष्ठा से कार्य करते हैं, और जब डॉक्टर पूरी फैमिली डॉक्टर पूरा श्रेणी बदनाम होता है तो उनको कहीं न कहीं दुख होता है जो अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो इसमें मैं सर नोटिस किया हूँ कि ये जो दो, एक तो कॉर्पोरेट नॉन मेडिकोस का मैनेजमेंट लेना और ये जो हेल्थ पॉलिसीज वाली चीजें होती है, नहीं, हम यही कह रहे हैं ये प्रभावित कहीं न कहीं कर रही है। कॉर्पोरेट का इलाज ही जो है हेल्थ पॉलिसी, कि अगर हम कॉर्पोरेट के चक्कर में नहीं पड़े, उसके लिए धीरे धीरे लोगों को वो युग आ रहा है कि आप अपने पूरे जीवन में की भी कमाई डॉक्टर को देने पाएंगे, हॉस्पिटल को देने पाएंगे। एक बार बीमार पड़े तो सब लोगों को चाहिए अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, कि हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे कॉर्पोरेट का युग आ गया। पटना में हमारे सामने में प्रसिद्ध डॉक्टर हुआ करते थे, कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था। आज कोई प्रसिद्ध डॉक्टर नहीं है, प्रसिद्ध हॉस्पिटल है। ये धीरे धीरे मुंगेर भी आएगा, ये चीज मुंगेर में भी आएगा। बेगूसराय तो आ गया, बेगूसराय आ गया, मुंगेर भी आएगा। तो लोगों को कॉर्पोरेट से लड़ने के लिए, कॉर्पोरेट का इलाज करने के लिए इंश्योरेंस करना चाहिए। इंश्योरेंस करने से आप उस मुश्किल से आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि अब जो जैसा जमाना आएगा उसी युग में जीना है, तो लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। क्योंकि मैं देखा हूँ सर, मरीज और जो हमारे चिकित्सक हैं उसके बीच में कहीं न कहीं भावनात्मक जुड़ाव भी होता है, जैसे एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में होता है। तो मरीज कैसे हमारा ठीक हो रहा है, आते के साथ ही जब सेकंड अपॉइंटमेंट आता है, आप लोग भी, सब लोग भी पूछते हैं कि अब ठीक है ना, तो जो वो इमोशनल अटैचमेंट है, वो चाहता है कि मेरे से अगर लिया है तो वो ठीक हो। पेमेंट की बात अलग होती है। तो ये चीज़ें जो भावनात्मक जुड़ाव है, ये प्राइवेट क्लिनिक चाहे वो सरकारी क्लिनिक हो, जो पर्सनल डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट चलता है, तो ये निश्चित आज के डेट में भी मौजूद है। और वहाँ पर जब पेशेंट कई बार एप्रिसिएशन देता है तो इतना अच्छा लगता है कि वो तो आप कई बार फील किए होंगे। तो आप चेहरा भूल जाएंगे आदमी का, आप भूल जाएंगे, वो नहीं भूलेगा। नहीं भूलेगा। आप कहीं भी किसी भी कॉर्नर में रहे, आप नहीं जान रहे हैं लेकिन वो आपको जान रहा है और एकदम सीधे आपके पास पहुंच जाएगा। सर कोई दिक्कत है क्या? हाँ, इस ईस्वी में आपने हमारा सर्जरी किया था, ऐसे मिले थे वो चीज़ें, उनके लिए बहुत चीज़ें मायने रखती है। सर बहुत सारे आपके मैं अवगत कराना चाहूँगा कि आपके चाहने वाले हैं, और फिर से मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये मुझे आज तक का सबसे मैक्सिमम मेरे फ़ोन में आने वाला मैसेज है। क्या रिलेटिव्स, क्या जानने वाले, क्या आसपास के डिस्ट्रिक्ट से लोगों का, वैसे लोग जो मेरे से सोशल मीडिया से नहीं भी जुड़े हुए थे, वो लोग भी जुड़े, अपना क्वेश्चंस को रखा, अपने व्यूज को रखा। बहुत लोगों ने आपको नमस्कार किया, सबकी ओर से मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ताकि सबको लगे कि मेरा मैसेज किया हुआ सार्थक रहा है। तो एक बार सर इन जनरल सभी लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतना प्यार करते हैं, आपकी अच्छे स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना करते हैं और चाहते हैं कि एक लंबे वक्त तक आप सोसाइटी को सर्व करें? मैं मुंगेर के लोगों का और अपने सारे शुभचिंतकों और समर्थकों और प्रशंसकों का कृतज्ञ रहूंगा जिंदगी भर।
हूँ भी, कृतज्ञ हूँ भी और रहूंगा। आपका प्यार ही मेरा जीवन है, उसी के लिए जीते हैं। और जो भी ताकत है, हंसी है चेहरे पर, वो आपके प्यार के वजह से। मैं सबको एक बार धन्यवाद देता हूँ खुले मन से कि मेरा नाम सुन के, है ना, आप इतने प्रश्न उदय जी से पूछे और उदय जी मेरे सामने लाए, और हमको भी अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ने से। जी सर, जी है सर। ना। और कभी भी ऐसा कुछ सब्जेक्ट वाइज भी कुछ अगर डिस्कशन करने का होगा, तो मैं हमेशा जो है आपके सामने हूँ कि मेरा कुछ भी अगर जनता को संदेश दे सकें, खास बीमारियों के लिए भी, तो मैं हमेशा उपस्थित हो जाऊंगा। जी सर, एक बार और जानना चाहेंगे सर कि अभी वर्तमान में सर सुरिम्स हॉस्पिटल में एज ए निदेशक भी हैं, एज ए डॉक्टर भी हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत सारे नए नए कार्य भी वहाँ से जुड़े हुए हैं और नई चीजें भी जुड़ी है। एक बार सर समराइज्ड वे में सब लोगों को सुरिम्स हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में एक बार अवगत करा दें सर, कि मुंगेर शहर में भी सुरिम्स हॉस्पिटल आज के डेट में एक विश्वसनीय प्रतिष्ठान में से एक है। किन किन चीजों की सुविधाएं हैं और किस तरीके से जो अभी नया मॉडिफिकेशन हुआ है, मुझे लग रहा है साल भर या 2 साल बाद सर, उस पार्टी में मैं भी शामिल हुआ था और सौभाग्य से उस वक्त माता जी भी जीवित थी। तो माता जी का जब नाम छिड़ गया तो पहले थोड़ा सा उन पर चर्चा कर लें। मैंने देखा है काफी भावुक हो गए थे, एक वीडियो मैंने देखा है। एक नई चीज सर मैं और देखा, जब आपके क्लिनिक का, नए क्लिनिक का, मॉडिफाइड क्लिनिक का इनॉग्रेशन था, तो जब स्टार्ट होता है क्लिनिक, फीता कटता है तो भाई एक ही कटता है। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा कि बहुत सारे रिबन लगे हुए थे। बाद में तो हमको बोल रहे थे, पर मान लीजिए आप भी आते थे रिबन, आपसे भी कटवाया जाता। खैर पार्ट्स ऑफ जोकिंग है, बट बहुत सारे गेस्ट ने काटा। अंतिम फीता जब माँ जी कट कर रही थी, तो वो वीडियो, मैं नहीं था वहां, वीडियो मैंने देखा, आप काफी भावुक थे, काफी भावुक थे। कैसा जुड़ाव रहा था माता जी से। बीच बीच में कुछ बताती थी कि जैसे हम लोग अपनी माता जी से भी सुनते हैं कि सुनील इतना काम करे छे, खाना कम खेबी, या इतना लेट है खैली कि नहीं बीच में, इस तरह की चीजें। तो जैसे हम याद करते क्यों भावुक हुए थे सर जब लास्ट फीता काट रही थी माँ? मैं वीडियो में देखा ना, तो मुझे बस ये लगा कि आप मतलब बहुत भावुक थे चीजों के। माँ से ऐसा जुड़ाव ही है हमारा, समझिए ना, सब दिन से जुड़ाव हमको याद है उनका से। वो दिन भी याद है जबकि उनके पास एक ही साड़ी हुआ करता था, और वो 1 घंटा जो है बाथरूम में रह करके साड़ी सुखा करके फिर पहन के आते थे। वो दिन भी हमने देखा है। और आज इस नर्सिंग होम का वो फीता काट रही थी, यही भाव, यही लेडी थी जिसकी, जो इसकी जनक है, इनका ही पैदा किया हुआ ये नर्सारे, उसकी जनक है। आज कम से कम वो दिन तो आया ये अपने से। और सर वो ढेर सारे रिबन लगवाने का किसका कंसेप्ट था? नील सर का या आपका था? मेरा ही कंसेप्ट था। कि और भी जितने गेस्ट आएंगे सब इनोग्रेट करेंगे। हाँ, सब लोग इनोग्रेट, जितने तो गेस्ट। हमको सही बोले थे परमानंद जी, कह रहे आप क्यों नहीं आए थे? हमको लगा कह रहे अगले दिन भोज है तो अगले दिन पार्टी में जाएंगे। उसका एक्चुअली में हमको इनविटेशन था, मैं आइडिया नहीं लगाया कि इस तरीके से वो भव्य तरीके से होगा। क्लिनिक करने के बाद आए तो चाय कॉफी लिए, सारी चीजों को समझे, बट वो इनॉग्रल सेरेमनी भी बहुत अच्छा हुआ था। वो बाद में मैंने वीडियोस देखे थे। हम लोग डीएम से कराते हैं, तो कोई एसपी से कराते हैं, कोई कमिश्नर से कराते हैं, कोई मंत्री से कराते हैं। और हमारा जो समाज, हमारा समाज का लोग अगर इनॉग्रेट कर रहा है उसको, वो रियल इनॉग्रेशन वही है। हम तो यही लगा कि मेरे जितने दोस्त थे, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, हम क्या आप इनॉग्रेट कीजिए। सब बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा था, सब मिलकर इनॉग्रेट कीजिए। आप मैंने जो विशिष्ट अतिथि के एक पार्ट है, आपके बिना कुछ नहीं। और सही में ये जानते हैं ना कि आप मेडिकल समाज में जो डॉक्टर निंदा करना सीख गया वो बर्बाद है। हम कहते हैं कि हर एक डॉक्टर को बोलते हैं कि आप हमेशा दूसरे डॉक्टर को प्रेज कीजिए। आप, बड़ा मैसेज है, हमसे बड़े हैं, उदय जी हमसे बड़े हैं, अच्छा समझते हैं, आप जाइए उनके पास। अगर उनका कोई ओपिनियन आया है तो हम कहेंगे, हम एक बार सोचेंगे इस पर, फिर सब देखे हैं तो हर लोग बड़े हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं।
है ना। कभी ये कभी नहीं सोचना है कि वो क्या देखेगा, वो देखें ना। तो इसी बातों से सर कंसेप्ट मेरा यही था जी, कि जी। सभी लोग बढ़े और सभी लोगों के ओपिनियन का आदर करना चाहिए हर एक डॉक्टर। इसी बातों से सर याद आया कि अगर कोई चिकित्सक रेफर करता है कोई डायग्नोसिस करके और उसको लगता है कि मैं इस केस को नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे हैंडल का नहीं है, उसको रेफर करना कहीं से भी वो चिकित्सक का छोटा होना नहीं छोटा दर्शाता होना है नहीं है, और वो अच्छी चीज है। बड़प्पन उसको हमने उचित जगह हाँ, पे भेजा बड़प्पन जहाँ है, पर कि उसकी उचित इलाज हो सके मरीज का। बड़प्पन है। और ये समझिए कि बहुत लोग जो आके कहते हैं सर आपने तो हमारी जान बचे दिए, क्या कोई ऑपरेशन किया? नहीं सर, ऑपरेशन कहाँ कर दिया, ऑपरेशन करती तो मरिए जेती है। अरे तो हम जान कैसे बचाए? सर हमें लिए ऑपरेशन करवेला, आपने कहिए कि ऑपरेशन मत कराओ, तुम टाटा मेमोरियल बॉम्बे चले जाओ, वहां सर आपने समझ गए बात और कैंसरे चले सर, और वहां जा करके पहले केमोथेरेपी कर लिए, रेडियोथेरेपी होले, सर्जरी होले, हम ठीक छी। तो ये आपको प्रेज करता है, तो उचित समय पर आप उसको कहीं भेजते हैं तो मरीज हमेशा प्रेज करता है और जान बचाने वाला जो है श्रेय आप ही को देता है। ऑपरेशन किसने किया, इलाज किसने किया, लेकिन अगर सही दिशा निर्देश आपने दिया तो जान बचाने का श्रेय आपको देता है। बिल्कुल सर, मैं ये चीज़ों को फील कर रहा हूँ। हम सर माँ की बातों में थोड़ा मूव कर गए थे। एक बार फिर से सर जानना चाहेंगे समराइज्ड वे में कि आपके चाहने वाले हैं, बहुत सारे शुभचिंतक हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं नए सुरिम्स में अभी सर किस तरीके की आपने सुविधा रखी है, कौन कौन से और नए डॉक्टर हैं, किस किस डिपार्टमेंट की सारी चीज़ें हो रही है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ों को एक बार समराइज्ड वे में बता दें ताकि लोगों को पता चले कि जो नया सुरिम्स है अभी एक छोटे से शहर मुंगेर में किस तरीके का चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहा है। अभी तो सबसे पहले हम कहें कि इस अस्पताल में हम लोग 3 डॉक्टर रेगुलर सेवा दे रहे हैं, जिसमें हम हैं, मेरा लड़का है डॉक्टर नील केतु, वो भी जनरल सर्जन है, और उनकी पत्नी है श्रीमती श्वेता रानी, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। ये तीनों मिलकर के इस अस्पताल में सेवा 24 आवर्स दे रहे हैं। जब भी किसी को कभी भी कोई इमरजेंसी होती है तो हम लोग अटेंड करते हैं। आईसीयू की व्यवस्था है? आईसीयू भी है। आईसीयू और इलाज में चूंकि तीनों ऑलमोस्ट सर्जन ही हैं सही बात है, तो सर्जरी का प्राइमरी इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ है। जनरल सर्जरी में जो पहले जो परंपरागत सर्जरी होती थी वो सारा सर्जरी तो हम करते ही आ रहे हैं। और इंडिया में 90 में लैप्रोस्कोपी आया, और ये मुंगेर जो हमारा हॉस्पिटल है ये 6ठा सेंटर है बिहार का जो कि हम लोग अर्लीस्ट से स्टार्ट किए लैप्रोस्कोपी 2000। मैंने बिहार में बॉम्बे में पहला केस हुआ था, वुडवाडिया ने किया था 90 में, और 2000 ईस्वी में हम लोग मुंगेर में लैप्रोस्कोपी स्टार्ट किए हैं। और लैप्रोस्कोपिक मेथड से जो भी सर्जरी संभव है मुंगेर में हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर हो, अपेंडिक्स हो, हिस्टेक्टोमी हो, ओवेरियन सिस्ट हो, हर्निया की सर्जरी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। हाँ, तो वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ये कम जगहों में होता है जो यहाँ होता है। गायनी विभाग का सर्जरी हिस्टेक्टोमी हो गया, ओवेरियन सिस्ट हो गया, इसके साथ ट्यूबल प्रेगनेंसी जो इमरजेंसी है, जिसके लिए पहले हम लोग पेट खोलते थे, ब्लड पूरा बह जाता था एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, तो वो लैप्रोस्कोपिक मेथड से होता है। इसके साथ यूरो का मैंने पेशाब के रास्ते की सर्जरी सभी होती है हमारे यहाँ, और सब जो है मॉडर्न तरीके से होती है। प्रोस्टेट का जो TURP कहते हैं, प्रोस्टेट की सर्जरी मशीन से होता है। पेशाब की नली में कहीं स्टोन फंसा हुआ है वो लेजर से हम लोग निकालते हैं। और अभी रिसेंटली हम लोग जो है जो किडनी वाला लेजर लाए हैं, जो कि पेशाब के रास्ते से ही फ्लेक्सिबल दूरबीन, पहले दूरबीन क्या थी, सीधी रॉड जैसी थी जो उसमें पेशाब के नली से आगे नहीं बढ़ सकती, किडनी थोड़ा साइड में होता है, तो हम लोगों ने फ्लेक्सिबल स्कोप अभी लाया है जिससे कि किडनी के भी स्टोन तक हम लोग पहुंच जाते हैं और वहां लेजर से टेस्ट कर देते हैं। तो यूरो की भी जो है ऑलमोस्ट सभी सर्जरी इस हॉस्पिटल में हो रही है।
रप्चर के केस सर एब्डोमेन में या फिर आंत वगैरह की जो सर्जरी होती है? सभी होती है, सभी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अपेंडिक्स का रप्चर हो गया, आंत उलझ गया, ये सारे इमरजेंसी सर्जरी जो पहले हम लोग जो नीतीश बाबू के समय के पहले हम लोगों की हिम्मत नहीं थी कि कोई सीरियस केसेज अपने हॉस्पिटल में ले सके, लेकिन धीरे धीरे शासन प्रशासन जैसे सुधरता गया अभी सभी तरह के काम हम लोग करते हैं, और जहाँ बहुत अधिक मृत्यु की संभावना रहती है तब भले हम लोग कहते हैं वापस कराइए। तो जितना भी इमरजेंसी जो एब्डोमिनल इमरजेंसी है वो सभी करते हैं। सर्जरी के दौरान सर आपने बहुत सारी सर्जरी की है, सर्जरी के दौरान कोई एक ऐसा केस, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ का हो, सरकारी में हो या फिर प्राइवेट में हो, स्टूडेंट्स में हो, कोई एक ऐसा केस जो आपको हमेशा याद लगा हो या बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जिसको लगा था कि हाँ ये केस करके हम बहुत सेटिस्फाइड हुए? ये केस आपका पहला केस भी हो सकता है, ये कोई आपका इंटरेस्टिंग केस भी हो सकता है, और ये केस कोई लंबी सर्जरी भी हो सकती है। तो जानना चाहेंगे सर, कोई सर्जरी में ही कोई ऐसी इंटरेस्टिंग केस जो आपको याद हो और थोड़ा मोटिवेट करता हो कि अरे इसको ठीक कर दिए हैं, मतलब मजा आ गया। क्योंकि ठीक है, लोग एक आम आदमी जोड़ करके देखते हैं कि अरे बहुत सारा सर्जरी किए, पैसा कमाए, ये किए वो किए, एक समय के बाद जो काम करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है, चेहरे पे खुशी आती है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, वो चीजें मायने रखती है डॉक्टर को इस तरीके से लगातार अच्छे कार्य करने के लिए। तो उस तरह की कोई सर वाक्य हो अगर तो आप जरूर हमें बताएं। नहीं देखिए, तो मैंने अब क्योंकि 35 साल तक काम कर रहे हैं तो हर एक चीज का रिपीटेशन होते चला गया। जो यूनिक केस भी जीवन में रहा वो 2 केस 3 केस 4 केस आ गया। अभी जीवन का सिंगल केस जो दूसरा नहीं मिला वो केस यही था कि हर एक चीज जो है उसका उल्टा था। दाहिने तरफ जो चीज है वो बाएं तरफ है, बाएं तरफ का जो ये गॉल ब्लैडर उसका बाएं तरफ था, लीवर बाएं तरफ था, और हम लोगों का जो सारा सिस्टम बना हुआ था दाएं तरफ के लिए बना हुआ था। तो एक चैलेंज था कि इसको करना है। हाँ, और सब चीजों को उल्टा हाथ से बाएं हाथ का काम दाहिने हाथ से करते थे, दाहिने हाथ का काम बाएं हाथ से करते थे, सब चीज उल्टा करके हम लोग उसको करने में सफल हुए। वाह, तो इसको सफलतापूर्वक किया गया। वो सिंगल केस जो कि ऐसा फिर मिला नहीं और जीवन में मिलेगा भी नहीं। अच्छा, सर इस तरह की बातें कभी बुक वगैरह में पढ़ने को मिली थी? कैसा केस हो सकता है? सब चीज हार्ट जो है दाहिने तरफ है। अरे वाह, होता है। किस ईस्वी में सर? उस वक्त उतना वीडियोग्राफी वगैरह का जमाना नहीं था, नहीं तो ये सब केस को एकदम लाइक मेमोराइज करने की चीजें थी, उसको एकदम वीडियो बना लेने वाली चीजें थी। खैर सर, एक आजकल ना मीम्स बड़ा सुनते हैं कि हर एक सर्जन का ना पंडित जी होता है, ये एनेस्थीसिया वाले आए, मंत्र उन्तर फूकेंगे, सब कुछ करेंगे, तब ये सर्जन मिल सकते हैं। तो ये सत्य है सर? सर्जरी में सर कुछ सिखाया नहीं जाता? कई बार एनेस्थीसिया नहीं आया, इमरजेंसी में करने की जरूरत पड़ गई, तो हम एनेस्थीसिया दे सकते हैं कुछ इस तरीके का? एकदम नहीं दे सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं दे सकते? इमरजेंसी में आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी का अगर लाइफ सेव करने के लिए जा रहे हैं तो कोई रूल तो इतना रफ आइडिया दिया जाता है सर्जन्स को कि आप अपने एनेस्थाइज कर सकते हैं। हाँ, अभी तो एनेस्थेटिस्ट का युग आ गया ना। स्पाइनल वगैरह भी सर्जन दे सकते हैं या सर? हम देते ही अपने सारे केसेज का स्पाइनल हम देते हैं। अच्छा, मैंने इंटरेस्टिंग। अभी एनेस्थेसिया का युग आ गया। इसके पहले जबकि ये गैस एनेस्थेसिया नहीं था, पहला गैस एनेस्थेसिया हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ। उसके पहले ईथर युग था। ईथर कहाँ चला गया, मार्केट में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। उस समय कौन जो स्वीपर था वो ईथर चुआता था। है ना? और खाली हम लोगों की निगाह रहती थी कि सांस ठीक है कि नहीं, और वो धीरे धीरे बूंद बूंद गिराते रहता। तो हम लोग करीब 14-15 साल उसी तरह से काम किए, खुद एनेस्थेसिया दिए और खुद सर्जरी की। स्वीपर दे रहा है तो देख रेख तो मेरा ही है। अच्छा अभी कम गिराओ, रोको अभी ठीक है, अभी ब्लू हो रहा है पेशेंट, तो ऑक्सीजन लगा दो। ऑपरेशन भी कर रहे हैं और उधर भी उसको डायरेक्शन दे रहे हैं। ये तो हम लोग 12-13 साल तक काम किए ही उस तरह से। तब एनेस्थेटिस्ट का युग आया, एनेस्थेसिया वाले आए, और अब है कि इन रियल सेंस जो आपका घर है, लेकिन जैसे ही पंडित जी आ जाते हैं तो उसको सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके जिम्मे में सौंप देते हैं। अब वो आदेश देते हैं, यहाँ बैठिए, आप इधर पानी लो जी, आप उठिए,
तो जैसे ही पंडित जी आते हैं पूजा में तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आप उनके हाथ में सौंप देते हैं। एनेस्थीसिया वाले जाने। तो वैसे ही ओटी होता है, जैसे एनेस्थेटिस्ट आ जाते हैं तो ओटी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एनेस्थेसिया वाले के हाथ में। मॉनिटर देखते रहते हैं बीपी ये वो कैसे वो क्या वही चल रहा है। करेंगे, ए पानी लगाओ, सर को बैठने के लिए दो, सर को बुलाओ, मतलब पूरा उन्हीं का चलता है। हम लोगों को, आम आदमी को खाली लगता है आया सुई दिया उनका काम हो गया, सब तो सर्जन कर रहा है। बट आप यहाँ फैक्ट बता रहे हैं कि मॉनिटर पर सारा ध्यान उसी का रहता है कि भैया एबीसी कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, उनके जिम्मे रहती है ना। इंटरेस्टिंग सर। अब कुछ ना रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे, मतलब अब हम लोग लास्ट करेंगे पॉडकास्ट को, जल्दी जल्दी पूछेंगे। तो बताएंगे सर, लाइक आपका सर फेवरेट टाइम पास क्या है? टाइम पास का मतलब अगर आप पीली बैठे हुए हैं, आज छुट्टी है, क्या करके समय बिताना चाहते हैं? कुछ नहीं, ऐसे बैठे टाइम पास हो रहा है, कुछ तो सर होगा, कुछ संगीत सुनना, कुछ टीवी देख लेना, न्यूज़पेपर देखना, क्योंकि आप जैसा बताया कि भाई ज्यादा सोशल मीडिया का तो मुझे आदत नहीं है कि मैं व्हाट्सएप या कुछ ऐसा स्क्रॉल करूं। कैसे टाइम पास होता है? देखिए, मैंने ईश्वर का आशीर्वाद कहिए या अभिशाप कहिए, भगवान ने जब से हम यहाँ आए हैं तब से जगह है तो हमको पेशेंट के पीछे दौड़ जाना है, और जब तक कि नींद नहीं आने लगे तब तक जो है काम करना है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है जो कि हम करते हैं कोई खाली क्षण में। संडे उंडे को थोड़ा अभी बंद कर रहे हैं तो थोड़ा परिवार के साथ समय बिताते हैं, और नाती हो गया, पोता हो गया तो थोड़ा सा उसके साथ खेलते हैं। और अभी के समय में तो यही है कि जैसे ही फुर्सत का समय मिलता है तो अरे पोता किधर, इधर लाओ, और उसको गोद में लेके खिलाते हैं, देखते हैं, सोते हैं। आपने विद्यार्थी जीवन भी जिया, कॉलेज लाइफ भी जिया, एज ए डॉक्टर भी जिया, सरकारी में भी प्राइवेट में भी, हस्बैंड भी बने, पिता भी बने, ग्रैंडफादर भी बने। एक वर्ड में सर जवाब देना है, सबसे ज्यादा कौन सा वाला रोल में एंजॉय किए? सबसे ज्यादा वाला रोल कौन सा आपको अच्छा लगा जीवन का? दादा वाला अच्छा से एंजॉय किए। ओके, थैंक यू। बहुत खाना में सर क्या पसंद है आपको? वेजिटेरियन हमको पसंद है, लेकिन मटन अच्छा लगता है, लेकिन डॉक्टर मना कर दिया। कम अमाउंट में खा लेंगे सर, बना वाला बात मत करिए, मैं भी आज डिनर हम लोग मटन ही करें। जी सर, जी सर। मछली भी खाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं। ओके, खूब खाते हैं मछली खूब खाते हैं। फेवरेट हमेशा याद रखते हैं कि वेजिटेबल घटना नहीं चाहिए, वेजिटेबल घटना नहीं चाहिए। तो ठीक है सर, मुझे लग गया कि सैलेड की मात्रा आज हम लोग डिनर में बढ़ाएंगे। ठीक है सर, आपका फेवरेट ड्रेस सर क्या होता है? कोई पार्टी फंक्शन में जाना चाहते हैं, क्या ड्रेसअप होके जाएं? थोड़ा लगता है कि वेल ड्रेस्ड अप है, वेल कॉन्फिडेंट है, थोड़ा ड्रेस का मायने रखता है, तो कौन सा फेवरेट ड्रेस है? हमको तो पार्टी से ज्यादा सोचते हैं कि हम क्लिनिक ही तैयार होकर के जाएं। नहीं, वहाँ तो आप रहते हैं वो गाउन वाला ड्रेस में। नहीं, अच्छा, वो सॉरी, ओपीडी में सॉरी, वही ऑलमोस्ट ड्रेस हम तो वहीं से चले आते हैं पार्टी में। ओके, कभी घर लौट के तैयार होके नहीं आते। ओके, सर्दियों में कोट वगैरह पहनना पसंद करते हैं? हाँ, सर्दियों में अच्छा लगता है, लेकिन उसका भी मौका जो है हॉस्पिटल में नहीं मिल पाता। सर्जन को वो हमेशा जो है चौक लग जाएगा, तो ये जो ग्लव्स में रहता है वो नहीं पहन सकते। एक क्वेश्चन जो सर हम लगभग सभी लोगों से पॉडकास्ट में पूछते हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह अगर शल्य चिकित्सक नहीं होते तो क्या होते? चित्रकार होते। अरे क्या बात है, पेंटिंग करते हैं आप? क्या स्टूडेंट लाइफ में करते थे? करते थे। क्या बात है। यही मैंने मेडिकल साइंस ही जो है हमारा वो चीज बंद कर दिया। ओके, हाँ, हम फोटो बनाते थे, पेंटिंग करते थे, सब करते थे, मेरा पैशन था। इतनी लंबी जर्नी रही है सर, मैडम का कैसा सपोर्ट रहा है बच्चों को देखना, क्योंकि आप तो सर्जरी में हैं, इधर बच्चों को स्कूल भेजना, सारी चीजों को देखना, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना, तो कैसा रहा है सपोर्ट? वही किया है, सब दिन वही किया है। जीवन संगिनी का बहुत बड़ा रोल रहा है। हम ये समझें कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जो प्रसिद्धि पर हैं, जो ऊंचाइयों पर हैं, इसमें मैडम का बहुत बड़ा रोल। सब दिन लड़के बच्चों को वही देखिए, हमको भी देखिए, है ना, वही देखिए, हम तो कुछ नहीं किए। बुजुर्गों से सुने हैं सर कि ऐसा माँ का प्रेम जो है बच्चों को काफी मिलता है, माँ से लगाव रहता है, माँ के बाद जो महिलाओं से सबसे ज्यादा प्यार होता है, और जो रिस्पेक्ट और सम्मान जो चीजें मिलती है वो पति से मिलती है। काफी सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सत्य। और अर्धांगिनी है वो तो सही में वो आधा, मतलब
जीत लेगी। आप कुछ भी डांट भी दीजिए, लेकिन मन के अंदर में रहता है कि यही तो सब करती है। जीवन का सर कोई ऐसा कार्य जिसमें अभी लग रहा है कि यार सब कुछ कर लिए हैं, बहुत प्रसिद्धि हुई, बहुत सब कुछ किया, चिकित्सा जगत में अच्छा नाम हुआ, कुछ एक ऐसी खनक कि ये मेरा छूट गया, ये करते तो बड़ा अच्छा रहता, ऐसा कोई जीवन में चीजें? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं। हमने जो जो चाहा वो करते चले गए। अभी मेरी इच्छा यही है कि दुनिया का हर कोना एक बार घुमाए। वही तो बात, वही तो बात। हर कोना हम एक घुमाए। बार घूमे, 9-10 वर्ल्ड टूर पे जाएं। 9-10 कंट्री में गए हैं। जी सर, 9-10 कंट्री घुमाए। एशिया से बाहर भी? हाँ, एशिया से बाहर भी। ऑस्ट्रेलिया गए हैं, जर्मनी गए हैं, मॉरिशस गए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में वहां सर आपने महसूस किया है क्या डिफरेंस है, लाइक बाहर की चिकित्सा में? नंबर ऑफ पेशेंट उनके पास कम है, नंबर ऑफ पेशेंट कम है, और आपको जल्दी पेशेंट को हाथ लगाने को नहीं मिलेगा। मैं जर्मनी में ट्रेनिंग के लिए गया था। ट्रेनिंग था मेरा, 15 दिन का वहाँ ट्रेनिंग था। तो हमको बोला था कि अंत में आपको असिस्ट कराएंगे। तो सर्जरी चल रही थी, तो हमको बोला इन बिटवीन लेग्स कि आप बैठिए और यूट्रस को पकड़ के दाहिने बाएं घुमाइए, और घुमाने में हम सो गए। अच्छा। तो लोग हंसा, कहा डॉक्टर यू आर स्लीपिंग। नो सर, सॉरी सर। उसके बाद सर्जरी खत्म हुआ, बाहर निकले तो जो सर्जन था उसने कहा कि डॉक्टर यू आर स्लीपिंग इन बिटवीन सर्जरी। यस सर, आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सर। सो आई वाज सो मच टायर्ड दैट डे। ब्रदर में कहा था, उठता है सर, ये सर्जरी जो ये असिस्ट इससे करवा रहे थे, ये तो ये करता है, और ऐसा केस वाले बहुत कर चुका है। तो क्या हिस्टेक्टोमी करते हैं? कैसे हम करते हैं? तो क्या करते हैं? कोई हम LAVS करते हैं। कितना केसेस कर दिया हूँ, अराउंड अबाउट 1500 केसेस हम किए उस समय। आज से बहुत दिन पहले की बात कर रहे हैं। करीब 1500 केस हमने किया। Then what you are doing here? जर्मनी घूमने आए। I am the senior professor of this hospital and I have completed 400 surgery till now. Only. ऐसे छोटी है ना? And you have completed 1500 and still you are learning. Yes, I am not learning. I am just seeing the method you are working. You are working in proper way, and we are doing all the work in haphazard way. This is the difference between the Indian surgery and the German surgery. Everything is on a line, well disciplined, and we do everything, but nothing is disciplined. That I want to see. In what way you do it. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है वहाँ का। चलिए सर, सर्जरी के बाद कुछ ऐसा कार्य जब अलग कभी गांव भी जाते हैं, क्योंकि मुझे पता चला है खेती बाड़ी भी गांव में है, कभी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रहा है कि थोड़ा बहुत मैं फार्मिंग देखूं या कुछ और देखूं, जैसा आप पहले बता चुके हैं कि भाई हमको टाइम नहीं मिला, बट कई बार होता है कि इंटरेस्ट है, टाइम कहाँ है। तो सर्जरी के कार्यों में इतना डूब गए कि दूसरे किसी कार्यों में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, या कुछ ऐसा इंटरेस्ट जिसको मन था, समय की कमी की वजह से कर नहीं पाए। नहीं, देखिए, परिवार में 6 बेटा थे और सभी भाई पैदा ले चुके थे जिस समय कि हम प्रयास कर रहे थे कि हमको मेडिकल में एडमिशन लेना है। तो पिताजी को लगता था ना कि ये अनावश्यक ये जिद बांध लिया है डॉक्टर बनने का, इससे होगा, अनावश्यक ये जिद बांध लिया था। और वो कहते थे, माँ को कहते थे, माँ बार में उनको बोलती थी, बेटा नहीं लगता कि पगला जाएगा। काहे कहते हैं, अरे होगा इसका, ये जो रात भर पढ़ते रहता है ऊपर में, ये तो पागले नहीं सा पड़ता है जी, ये होगा इसका, नहीं होगा तो क्या होगा, ये आदमी की तरह से रह पाएगा जिंदगी भर, ये पागल हो जाएगा।
इसको अपना खेत नहीं पहचानता है, अपना बैल नहीं पहचानता है कि हमारा बैल है ना। क्या अभी खेती का समय है नहीं जानता है, पहले इस तरह का जुताई होगा कि इस तरह की जुताई समझता नहीं है। इसको अगर नहीं होगा तो खेती भी कर पाएगा ये। तो इतना हम लिस्ट इंटरेस्टेड रहे फार्मिंग के लिए। बाबूजी करते थे और बाबूजी को असिस्ट कभी कभी कर देते थे कि हाँ जाके बैठ जाते थे खेत पर। हाँ बाबूजी तब तो खाने के लिए जाएंगे तो हम खेत के आड़ पर जाके बैठ जाते थे। कभी चना खेत में लगा हुआ है और ये था कि चना का झुंगड़ी लोग उखाड़ लेगा, तो बाबूजी कहते थे जाओ वहीं पढ़ियो। वो मोड़की में बैठ करके हम बोटनी जूलॉजी पढ़ते थे और खेत जोतते थे। बस यही कर पाए। सर लास्ट क्वेश्चन अब कि अब आगे इतनी प्रसिद्धि सारी सब कुछ मिल गई है, अब आगे का सर यहाँ से भी मैं जैसा आपने बताया कि कुछ नई चीज सीखते हैं, वहां से मेरा फिर जीरो से स्टार्ट हो जाता है। हाँ। अब अगर मैं चाहूं कि भाई सब कुछ प्रसिद्धि हो गई, सब कुछ अच्छा है, बच्चे बुतरू भी डॉक्टर्स बन गए, अपने अपने चीजों में बिजी हैं, यहाँ से सर कोई और लक्ष्य निर्धारित किए हैं, कोई और गोल निर्धारित किए हैं? फाइनल गोल क्या है सर जीवन का कि बस वो बता दें कि ये मेरी अभी और फ्यूचर प्लानिंग है, इतना कर लेंगे तब पूरा संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं मेरा एज ए जनरल सर्जन काफी सफल रहा। सर्जरी बंद कर देंगे तो योगा में चले जाएंगे पूर्ण रूप से। हम आशा करते हैं कि आप कभी ना बंद करें सर। सर्जरी बंद कर देंगे जी तो योगा में चले जाएंगे, योगा में चले जाएंगे, आध्यात्म में चले जाएंगे, आध्यात्म में चले जाएंगे। यही अभी है भी क्या फ्यूचर प्लानिंग में है। अभी हम प्राणायाम वगैरह करते हैं तो एकदम एक जगह ध्यान केंद्रित करके, कोई मैंने ईश्वर और ये सब नहीं, एक जगह ध्यान केंद्रित करते हैं, हम समझते हैं कि वही ईश्वर है। हाँ, मेडिटेशन एक जो ग्रेटेस्ट जो एनर्जी है जिस पर पूरी दुनिया चल रही है, उस एनर्जी को ध्यान करके हम प्राणायाम करते हैं। और अंत में तो हमको यही लगता है कि जब सर्जरी छोड़ने की छूट जाएगा, खुद छूट जाएगा, बच्चे लोग ले लेंगे अपने हाथ में और हो सकता है कि हम भी अक्षम हो जाए करने के लिए। समय आएगा, सबका आता है, तो फिर जो है हम उधर की तरफ मुड़ जाएंगे, आध्यात्म की तरफ पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी लंबी बातचीत के लिए, और हमारे एक छोटे से कॉल पर आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। आपके साथ मैं जिंदगी के अभी बेहतरीन कुछ घंटे आपके साथ बिताया हूँ, जीवन भर मेमोरेबल रहेगा, रिकॉर्ड भी हुआ है, बहुत बार सुनूंगा भी। और मैं क्या बताऊं सर कि मतलब हमको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि सर के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जिनके साथ बचपन से सिर्फ ये जाना कि डॉक्टर मतलब सुनील बाबू, उनके साथ बैठ करके इस तरह की बातचीतें किया और जिस सहजता से आपने मुझे सहयोग किया है, मैं एकदम से बिल्कुल पहले नर्वस था कि कैसे स्टार्ट करूंगा, क्या करूंगा, बट कि आपकी सादगी ने मुझे बहुत ही कंफर्टेबल वे में सारी चीजों को बिल्कुल आपने जिस सहजता से आंसर किया है, मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूं कि इस तरह के कार्य और भी लोगों के साथ शूट करूंगा भविष्य में। और आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता है, मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी इस तरीके से मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद मिलता रहे। और आपकी प्रशंसा हम ऐसे ही दिलो दिल से करते रहते हैं, लोगों सामने तो करते हैं, है ना, दिल से करते हैं। आप बहुत ही अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट हमको यही लगता है कि जैसे हमने लाइफ स्टार्ट किया है वैसे ही करीब करीब आपने भी गाँव से लाइफ स्टार्ट किया। बिल्कुल सर, है ना। और आप बहुत ही समाज के बीच में मैंने मुख्य धारा के साथ आप चलते रहे और अपना काम करते रहे, वो हम नहीं कर पाए। सब जगह जैसे आप घूमते हैं वो नहीं कर पाए, लोगों से बहुत जुड़ नहीं पाए, है ना, लेकिन वो आप करते हैं, उसमें आप हमसे ऊपर हैं। सर थैंक यू। आपके द्वारा दिया गया कॉम्प्लीमेंट काफी मायने रखता है मेरे लिए सर। आशा करेंगे कि आगे भी इस तरह के कार्यों को जारी रखेंगे और मेरे से अगर समाज के लिए, देश के लिए कुछ हितकर कार्य होगा उसको निश्चित तौर पर आप जैसे लोगों के से प्रेरणा लेकर के आगे भी कार्य जारी रखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि लंबे समय तक आप क्षेत्रवासियों को इसी तरीके से मुस्कुराते हुए जरूर सेवा करते रहें। जो भी इस संवाद को देख रहे हैं मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। आपने इतना टाइम से चीजों को देखा और मैं भविष्य में किसी भी काम आपके आ सकूं तो मैं हमेशा हाजिर हूँ।